अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है जहीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे आपके साथ कि जस्टिस सतर मिनुल्लाह के साथ लंदन में कुछ मामलात हुए हैं, वो क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के अंदर बड़ी बुरी तरह से ठन गई है, तो उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। और किसी का मुनाजरे का जो दावत थी उसके साथ क्या हुआ उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जहीर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जहीर, बिलावल भुट्टो जो थे वो बड़ा हर जगह पे आके कहते कि नवाशी मेरे साथ मुनाजरा करे, नवाशी मेरे साथ आके बात करे। बड़ी अच्छी बात है, दुनिया के अंदर ये रवायतें हैं कि मुनाजरे होते हैं। मतलब बड़ी आइडियल डेमोक्रेसी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कभी आइडियल डेमोक्रेसी रही नहीं है। आपको भी पता है कि यहाँ पे भी जमहूरियत जो घुटनों के बल चल रही है। तो शहबाज शरीफ कहते थे कि मुनाजरा जो है वो हम कर लेते हैं, कारकर्दगी का कर लेते हैं, आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं, हम अपनी दिखाते हैं। तो जो बिलावल भुट्टो थे किसी एक हॉस्पिटल का जिक्र करते थे कि हमारे पास वो हॉस्पिटल है कि आपको लंदन इलाज के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कल रात को बारिश हुई कराची में और उस कराची ने मुनाजरे का पोल खोल दिया। तो क्या कहेंगे आप? और मुझे ये रहा है कि उस बारिश के बाद जो हालात हुए हैं, मुझे ये लग रहा है, शायद आपके पास भी खबरें हों, जो सर्वे भी थे, कि अब वोट बहुत ज्यादा जमात इस्लामी की तरफ जाएगा। बिल्कुल, ये देखें, ये शहबाज शरीफ साहब उस तरह से नाम लेके उनको जवाब उस तरह से नहीं दे रहे थे, ढके छुपे अल्फाज में दिया। मरियम नवाज ने भी ढके छुपे अल्फाज में एक शख्स या एक लोग पार्टी की हुकूमत है 15 साल से वगैरह वगैरह वो किया। लेकिन मेरे ख्याल में कल की बारिश जो है वो इस सियासी माहौल में पीएमएलएन के लिए और खासतौर पे शहबाज शरीफ के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई है। क्योंकि आपको याद है कि जो कराची में जब बारिश होती है तो फिर पानी भी ज्यादा आ जाता है, आपको पता ही है। जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। वो पानी ज्यादा आ गया है और उसके ऊपर फिर आपको पता है एमकेएम, हालांकि किसी न किसी सूरत में एमकेएम भी वहां पे कहीं ना कहीं इक़्तिदार का हिस्सा जरूर रही है। आप अकेले पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं कह सकते, खा वो वसीम अख्तर हो, खा वो उससे पहले मुस्तफा कमाल हो, मुस्तफा कमाल हो। किसी न किसी सूरत में उनका कहीं ना कोई हिस्सा अभी भी कामरान कसौरी साहब रहे हैं। लेकिन इसको अ, अपनी उसको नो डाउट के जो मेन वहां की सूबाई हुकूमत है उसका किरदार ज्यादा है। लेकिन इस वक्त इसको इलेक्शन कैंपेन के तौर पर कैश कराने में शहबाज शरीफ साहब तो हो सकता है आग बेजानिब हो, क्योंकि डायरेक्ट हमले कर रहे थे उनके ऊपर बिलावल। लेकिन एमक्यूएम भी इसको कैश करवाने की कोशिश कर रही है। और मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहीं बयान पढ़ रहा था कि देखें जी, पोल खुल गया और ये खुल गया वो खुल गया। और आपको याद होगा कि ना सिर्फ ये बल्कि कराची में इस तरह के माहौल के बाद जब भी कोई कूड़ा, और इमरान खान के दौर में बारिश हुई थी आपको याद होगा, तो उस जमाने में बड़ी बात हुई थी कि इन्होंने नाले साफ नहीं कर सके थे। और वो अली अली जैदी वगैरह इनके ऊपर जब प्रेशर आया था तो ये जा जाके फिर वो वीडियो बनाते थे। लेकिन बहरहाल ओवरऑल कराची की जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। और ये इलेक्शन कैंपेन में आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि जहां जहां पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अगरचे वहां के मेयर जो है जिस तरीके से बने हैं वो भी एक कहानी है, जो मुर्जा वहाब साहब है। लेकिन वो कल दिखाने के लिए या जिस भी तरीके से वो डैमेज कवर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो निकल रहे थे, वो क्योंकि बारिश बड़ी गलत टाइम पे हुई है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। जब इलेक्शन में 3 या 4 दिन बाकी हैं तो कराची की बारिश का असरात तो आपको पता है हफ्ता 10 दिन रहते हैं। तो ये लोगों का गुस्सा रद्देमल सामने आ सकता है। बिल्कुल आप सही कहें। अच्छा ज़हीर, उसमें ये है कि एक तो कराची के अंदर जो सीवरेज का निज़ाम है वो ठीक है ही नहीं। उसकी वजह ये है कब्जा माफिया, कि वहां पे जो नाले हैं, गटर है ना, क्योंकि कराची में बारिश तो होती नहीं थी, तो उस वजह से जो नाले थे, जो गटर थे, उनके ऊपर भी कब्जे करके उनके ऊपर भी तजावजात जो थी वो बना दी गई हुई थी। तो अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर जो है मौसमियाती तब्दीली आ रही है, उसकी वजह से कराची में भी हर साल बारिश होना शुरू हो गई है। उस वजह से जो गटर नाले जिनके ऊपर कब्जा हुआ था, वहां पे सीवरेज का निजाम है नहीं और चल नहीं रहा है। फिर ये जो बल्दियाती इलेक्शन की बात की और आपने मेयर की बात की, इसमें भी आपको पता है कि ज्यादातर जो थे वो जमाते इस्लामी वाले जीते थे और उनके साथ पीटीआई भी मिल गई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का मेयर बन गया। तो अब वो जो वोट बैंक बल्दियाती में पड़ा था वो अब सूबाई में जाके भी सूबाई में भी और नेशनल में भी ट्रांसलेट होगा। कराची के अंदर की जमात कितने वोट ले पाती है, उन्होंने जलसे भी बड़े किए। लेकिन जो पंजाब के लोग थे जिनको जाके कहा जा रहा था कि हम लाहौर को कराची बनाएंगे, वो ये सूरत हाल देख के कानों को तोबा करके कहेंगे नहीं पाए नसी ठीक है यहाँ जी हो जाए भी हैं। तो ये एक डैमेज पड़ाएगा बिलावल को। वो वैसे आप किसी से अगर सवाल पूछे ना, मैं अक्सर टॉक शो देखे हैं बशमूल हमारे अपने टॉक शो जो जहाँ पे मैं होता हूँ, तो वो शरारत करके एंकर या साफी लाजमी सवाल पूछते हैं
कि क्या आप कराची जैसा बनाना चाहेंगे? और उसके बाद भी सूरत बड़ी दिलचस्प हो जाती है कि वो किस तरह जवाब दिया जाता है, उसको क्या किया जाता है। तो ये एक है कि ये बड़े ही ज़बरदस्त, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें हमारे सियासतदानों का कि वो 18-18, 15-15 साल हुकूमत करने के बाद भी वो बड़े ढिठाई के साथ ये चीज़ें पेश करते हैं, लेकिन वो फिर पोल खुलता है तो फिर उसका कोई होता नहीं है आगे से जवाब कोई नहीं अच्छा, होता। ज़हीर अभी अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक फंक्शन में गए थे, वहाँ पे रज़ा रूमी भी एक और भी हैं। अतर मिनुल्लाह से स्टूडेंट ने सवालात वगैरह किए, उन्होंने कहा जब इलेक्शन होंगे हम देखेंगे इलेक्शन किस तरह के हुए हैं, जमहूरियत के ऊपर चलना चाहिए। और मिसिंग पर्सन का मामला जब केपी और बलूचिस्तान का होता है तो कोई भी नहीं करता, लेकिन जब पंजाब की साइड पे आता है तो बड़ा फिर उसके बाद मीडिया हाईलाइट करता है। लेकिन उसके बाद बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन हुआ कि वो बाहर निकले तो पीटीआई के कुछ लोग थे, चंद ही लोग थे, उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दी, फौज के खिलाफ नारे लगाई, करने की कोशिश की और सुना कतर मिनुल्लाह उस दरमियान पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रहे हैं। और ये विजुअल सारे मौजूद हैं, सबने देखे हैं। मेरा ख्याल में कि ये जो रवैया है, हम लंदन में ये लोग बैठे हुए हैं और एक पढ़ी लिखी क्लास हम कहते हैं कि जी वहां पे बैठे हैं, एक मॉडर्न आप दो वहां पे पहुंचे हुए हैं। ये जगह, ये विजुअल जी हमें सब कहीं पे नजर नहीं आता। और अतर मिनुल्लाह वो हैं जिनसे पीटीआई को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिलता है। आपको पता है मेरे अतर मिनुल्लाह के ऊपर जो तहफुजात है मैं आपके साथ कहती भी रही हूँ, लेकिन क्या इस तरह किसी को हरास करना, उसके बाद पहले जज दिलावर के साथ भी किया गया, चले आप पॉलिटिशियन का तो हम निकाल देते कि उनके साथ तो ये होता रहा, लेकिन जज दिलावर के साथ भी ये सब कुछ किया गया और अब अतर मिनुल्लाह के साथ भी ये सब कुछ किया गया। क्या हम अपने एहतजाज को एक डिसेंट तरीके के साथ रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते? नहीं, ये हर तरफ से होता है शनीला। आपको याद होगा हमारी दोनों की बहस भी हो गई थी और मैंने उस दिन भी कहा था बड़ी हमारी आपस की आर्गुमेंट भी तेज हो गई थी, आपको याद होगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि यही अतर मिनल्ला साहब जो है ये कभी नून लीग को बुरे लगने शुरू हो जाते हैं, कभी ये पीटीआई को बुरे लगने शुरू हो जाते हैं। इस वहां पे लंदन में हुआ क्या, मेरे पास उसकी दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन जो ये किसी एक पार्टी के ऊपर नहीं है, सभी पार्टियां ट्रेंड भी चलाती हैं जजेस के खिलाफ, सभी पार्टीज जो है वो इस लेवल तक आती भी हैं, उनके ऊपर इल्जाम भी लगाती हैं। अभी आप देख लें कि जिस वक्त उन्होंने अतर मिनल्ला साहब ने पीटीआई के हक में अगर कोई फैसला दिया था या रिमार्क्स दिए थे तो उसके ऊपर नून लीग का रद्दमल किस किस्म का था वो भी सबके सामने है। उनकी सारी करती धरती पिछली सारी कटा चटा खोलने की कोशिश की गई थी। तो उस दिन भी मैं यही कह रहा था कि जज का यही होता है कि अतर मिनल्ला साहब के हवाले से भी देख लें। उस दिन भी मैंने कहा था कि ये रात के टाइम उठ के आए थे तो पीटीआई वाले उस टाइम बड़े तपे थे, बड़े जब कहा था कि आर्मी चीफ को शायद डी नोटिफाई करने के। इसके अलावा भी कंवल शोजा वाले केस में भी हुआ था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने पीटीआई के हवाले से कहा तो अतर मिनल्ला साहब के हवाले से इस लिहाज से जरूर कहा जा सकता है कि उनको किसी तरह आप ना तो जस्टिस आगे इंसाफ बना सकते हैं, ना ही उनको किसी तरीके से किसी भी पैराए में मौजूदा चीफ जस्टिस को किसी खास पैराए में कह सकते हैं। लंदन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे साथ मेरे जो है मैंने जो फुटेजेस देखी हैं और जो मेरी वहां पे एक चैनल के रिपोर्टर से बकायदा तौर पे बात हुई है, उनकी जो एक्स है या ट्विटर जो भी है उसके ऊपर थ्रेड मौजूद है कि वहां पे जो हुआ वो अंदर की फुटेजेस नारे वाली नहीं है। नारे वाली फुटेजेस जो है कि जस्टिस अतर मिनल्ला और पीटीआई जिंदाबाद के हवाले से है और एक आधा उन्होंने कुछ पूछने की कोशिश की, वो बाहर की है। और वो हुआ क्या था, उस रिपोर्टर के मुताबिक उन्होंने पूरी टाइमलाइन शेयर की है। उन्होंने कहा है कि 6:06 पे टैक्सी जो थी वो वहां पे इंतजामिया जहाँ लंदन जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है वहां पे कोई टॉपिक दिया गया था जो भी उनको बोलने के लिए, वो जब वहां से फारिग हुए 6:06 हो रहे थे शाम के, तो वहां उस टाइम पता चला कि इनके लिए कोई स्पेशल गाड़ी मौजूद नहीं है बल्कि टैक्सी मंगवाई गई है। अब जब वो टैक्सी मंगवाने के लिए वो 6:06 पे बाहर जाके जब खड़े हो गए तो कुछ लोगों ने वहां पे सेल्फियां ली, उसकी भी फुटेज है आपने देखी होगी, वहां पे सेल्फियां भी ली गई हैं उनके साथ। और कुछ नारेबाजी हुई कि हमारे लीडर को रिहा करो और पीटीआई जिंदाबाद, आईआई पीटीआई, ये 3 नारे मैंने खुद सुने हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला के नाम को लेके मैंने कोई इस तरह का नारा नहीं सुना या उनके खिलाफ कोई इस तरह हो। तो जिस टाइम वो कहते हैं कि आइए 6:15 पे, तो इतनी देर में फिर वहां के जितने लोग जमा हुए थे वो हर कोई फिर कोई अपना गुस्सा निकाल रहा था कि हमारे लीडर गिरफ्तार है, कोई सेल्फियां लेने की कोशिश कर रहा था, कोई आवाजें जुमले जो भी उन्होंने कसे हैं। लेकिन मैंने जो सुने हैं उसमें एक आवाज मुझे जरूर आई है कि जस्टिस अतर मिनल्ला, ये उसके बाद उन्होंने क्या कहा है वो बीच में थोड़ा सा मफल हो जाती है। आगे जाके वो कहते हैं हमारे लीडर को रिहा करो, आईआई पीटीआई, इस तरह की बात है। तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये भी है सामने। वहां पे जस्ट अतर मिनल्ला के खिलाफ उस तरह से वो कहा जाता है, अंदर भी कोई नारा नहीं लगा और बाहर भी डायरेक्ट उस तरह से नहीं लगा।
नहीं, अंदर तो नारा लगे ही नहीं, मैंने बाहर की बात की है। दूसरी बात आपने कहा ना कि ट्रेंड, हाँ वो टैक्सी में बैठते हैं बाद में जाके और बीच में हाँ, इंतजामिया ने चारों तरफ से उनको घेरा हुआ था, लड़कों ने हाथों की चेन बनाई थी ताकि उसके अंदर से वो जाएं, और कुछ को मना भी कर रहे थे, लेकिन वो साथ साथ फिर भी लगे हुए थे करने के लिए। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि आप, मैं खुद भी, आपको पता है मेरी भी रिजर्वेशन होती है, हम बात करते हैं कि दोनों साइड से होता है, ट्रेंड बनते हैं, बड़ी उनके साथ बातचीत होती है, लेकिन फिजिकली किसी को जो होता है ना हरास करना, वो मैं उसकी कंडेम कर रही थी कि वो नहीं होना चाहिए। बाकी तो हाँ, दोनों साइड से होता है, जिसको जो जज पसंद आता है वो उस जज की तारीफें शुरू करते हैं, जिसको जज पसंद नहीं आता वो उसके खिलाफ शुरू कर देता है। और ये हमने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा, हमने सियासतदानों को भी ये सारा कुछ करते हुए देखा है। अच्छा, एक, हाँ एक हल्का है उसका बात की है। एक आज जियो पे खबर चल रही है सुबह से, जिस टाइम सियासतदान जो है वो अपने वोटर के मिन्नतें और तरले करते फिर होते हैं, वहां पे शेख रोहेल असगर साहब ने आज थप्पड़ मारा और उसे कहा, मुक्का मारा और उसे कहा चलो यहाँ से, जिस टाइम उन्होंने पानी की दरखास्त की हल्के में जब वो फेरे थे। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि मियां साहब हालांकि खुद इकदार और इकदार की सियासत, इकतदार की नहीं इकदार की सियासत और इस चीज की प्राइड लेने की कोशिश करते हैं कि वो गाली कल्चर के खिलाफ है। तो मुझे नहीं समझ आती कि शेख रोहेल को वहां पर टिकट दे दिया जाता है। आप सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जाके शेख रोहेल लिखें, उसके बाद उनकी गालियां आएंगी, उसके बाद उनके ये बयान आएंगे कि गाली पंजाब का कल्चर है, उसके बाद उनकी मुख्तलिफ सूरत हाल में, मुख्तलिफ कैफियत में जो खास चीज पीने के बाद कैफियत हो जाती है, उस तरह के टॉक शो के अंदर भी पार्टिसिपेशन आएगी और उस तरह की तकरीरें भी सामने आएंगी। तो ये चीज भी जरा ये भी मेरे ख्याल में, क्योंकि हम नुमाइंदे होते हैं सियासतदान, इनको एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, ना कि गालियां निकाल के या वोटर को थप्पड़ डरा धमका के वोटर। लेकिन जहीर, ये मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ कि सियासतदानों का ये रवैया, लेकिन हमने सियासतदानों का ये तो कुछ देखा हुआ ना, अली मीन गंडापुर की हमने देखी है, फवाद चौधरी ने तो सहाफियों को थप्पड़ तक मारे हुए हैं, और फिर सहाफियों के बारे में जिस किस्म की बेहुदा ट्वीट्स उन्होंने की हुई, और मिनिस्टर होते हुए आपको याद होगा कि हामिद मीर के बारे में उन्होंने कितनी नाजेबा की थी, तलत हुसैन के बारे में वो की थी। ये सियासतदानों के अंदर ये चीज होती है। मेरा अपना ख्याल है कि अगर शेर रोहेल असगर ने ऐसी कोई हरकत की है तो उस इलाके के जो वोटर हैं उनको रिएक्ट करना चाहिए कि हमें ऐसा बंदा मंजूर नहीं है। वोटर को तो रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन एक लीडर जो कहते हैं अपने आप को कि हम गाली का कल्चर को प्रमोट नहीं करते, जो कहते हैं कि हम इखलाकियात को प्रमोट करते हैं, वो कौन सी ऐसी मजबूरियां, और ये भी पता है कि नून लीग का टिकट बिकता है, अगर उनको ये भी पता है तो कौन सी ऐसी मजबूरी थी। और बल्कि आपको याद होगा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि शेख रोहेल में और अयाज सादिक में मैच पड़ा हुआ, बाद में खैर दोनों को किसी से किया ना, मैं तो उस दिन भी कहा था कि अयाज सादिक एक फाइन आदमी है, जबरदस्त आदमी है, ठीक है, उनका मतलब एक मैच्योर और सीजन पॉलिटिशियन जिसे कहना चाहिए, जिसको आप कहीं पे पेश कर सकते हैं जाके, जो कहीं भी बड़े ओहदे के लिए भी वो ठीक है। लेकिन ये तो इनका तो आप कोई टॉक शो उठा के देख लें, जो गाली को कह रहे हैं पंजाब का कल्चर है, तो इससे बढ़कर कोई बात ही नहीं रह जाती। मैं, हमें पुराना वफादार साहब वर्कर है, शायद इस वजह से भी उनको टिकट का कर दिया जाता है। लेकिन बहरहाल बिल्कुल सही है, अगर वो ऐसे हैं तो फिर इस चीज का नोटिस लेना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि जी हमारी सियासत ऐसी नहीं है, तो फिर ऐसी सियासत करने वाले का बाइकआउट करें, उसे टिकट आपको नहीं देना चाहिए, और अगर वो इलेक्ट होते तो उसको फिर वजारत कोई नहीं देनी चाहिए। अच्छा, हम बात कर लेते हैं NA-127 की। जरदारी साहब के लिए शायद कोई जिंदगी मौत का मसला बन गया कि वहां पे वोट खरीदे जा रहे हैं। कल जो अता तारर थे वो उनके ऑफिस के अंदर चले गए हैं, वहां पे लोगों को पैसे दिए जा रहे थे, उनसे कुरान पे खल्फ लिया जा रहा था कि वोट देंगे, उन्होंने वीडियोस बनाई है। उसके बाद पीटीआई ने, पीपल्स पार्टी ने शिकायत कर दी, जी अता तारर ने हमारे ऑफिस के ऊपर हमला किया, तो इलेक्शन कमीशन ने है अता तारर को बुला लिया, लेकिन अता तारर उन सारे जो वोट खरीदने वाले थे उनको लेकर पुलिस स्टेशन गया, मुकदमा भी दर्ज कराया गया। शाला रजा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अता तारर के खिलाफ बड़ी सख्त किस्म की जुबान इस्तेमाल की है। तो ये वोट खरीदने वाली बात आपको याद होगा कि हम पहले भी कह रहे थे कि बोरियों के मुंह खोले जा रहे हैं NA-127 के अंदर। तो जरदारी साहब जो है वो क्यों इतने डेस्परेट हो रहे हैं NA-127 के लिए? अच्छा देखिए शनीला, ये हमारे मुल्क का एक कल्चर है इस किस्म का कि चीजें जो है इलेक्शन के टाइम के ऊपर हर बंदा, वो किसी भी जमात को कोई जमात इस चीज इससे मुबर्रा नहीं है, वो हर हरकत हर अंडा इस्तेमाल करता है कि किसी भी तरीके से मैं इलेक्शन जीत जाऊं। लेकिन उसमें कुछ चीजें जो है वो सामने आ जाती हैं, वो किस तरफ से आती हैं वो इसको हम बुनियाद नहीं बनाते। आपको याद होगा जब वो सेनेट का इलेक्शन हुआ था, तो ये यूसुफ रजा गिलानी के जो बेटे थे, जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, आपको याद होगा, वो करोड़ों और अरबों और पता नहीं क्या क्या, फिर जरदारी साहब इस हवाले से हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से, लूट खरीदने के हवाले से वैसे मशहूर है।
और खुद अता तारिक साहब जो है, इनके नाना जो है थे, वो ब्रीफकेस लेके गए थे। कल तो वो कह रहे थे कि हम नोटों की सियासत नहीं करते, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट कल्चर है और ये पीटीआई के अंदर है। आप देख रहे हैं, वो जहांगीर तरीन साहब जब पीटीआई में थे या ये अलीम खान वगैरह थे, तो इन्होंने कौन सी ऐसी कसर छोड़ी थी कि जिसमें वोटरों को या आजाद उम्मीदवार किसी भी तरीके से जीते थे, उन्होंने कौन सा ऐसा बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ा था पीटीआई ने भी उस वक्त। लेकिन ये है हमारे यहाँ। लेकिन मैं एक चीज बताऊं शनीला, कि मेरे लिए बहुत बड़ी खबर होगी कि अगर वहां से 127 से बिलावल भुट्टो जीत जाते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी खबर होगी। और ये भी मैं बता दूं, 127 से अगर ये जीत जाते हैं तो ये अपनी सीट जो है 127 की रखेंगे, लड़काना में किसी और पर इलेक्शन लड़ाएंगे दोबारा। तो ये मेरे जाहिर है, उनको एक उनके नाना भी कहते हैं कि लाहौर आए थे, तो लाहौर ने उसको बड़ा साथ दिया था, और उनकी वालदा जो 86 में आई थी उसको भी था। लेकिन ये इस चीज को भूले बैठे हैं कि आपके बाद 2011-12 में तीसरी फोर्स आ चुकी है, तीसरी कुव्वत जो थी वो उसने हुकूमत भी कर ली है, और वो सारा कुछ आ चुका है। तो अब मेरे लिए बहुत बड़ी खबर होगी अगर ये जीत जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। जितने भी सर्वे आ रहे हैं, मुकाबला अता तारड़ का और जो खोखर है वहां पे पीटीआई का, उन्हीं का कहा जा रहा है। और जो पीपल्स पार्टी के अपनी भी सपोर्ट करने वाले साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि बिलावल 30-40 हजार वोट ले लेंगे, लेकिन वो जीतने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जहीर, चलते चलते एक छोटी एक चीज है, आपको, मैंने क्योंकि सारे इलेक्शन देखे हैं शनीला, जिस टाइम मैं मीडिया में नहीं था, हमारे घरों के अंदर बहस होती थी। आपको अंदाजा होता ही होगा कि जब हम बहस करते मैं हैं भी तो 1988 से छोटी सी थी, तब से इलेक्शन जो है ना उनको मॉनिटर करना शुरू किया हुआ है। मैं एक जो जमाना था ना 1990 का, 88 का, 93 का और 97 का, वो था कि बेनजीर जो है वो खातून है, वो खातून में वो यूं है, जो चीजें बिठाई गई थी यहाँ पंजाब के अंदर भी वोटर था वो उस टाइम पीपल्स पार्टी और एंटी पीपल्स पार्टी वोट था। जो एंटी पीपल्स पार्टी वोट था वो फिर नून वगैरह में पड़ जाता था, जो भी पार्टी होती थी। पीपल्स पार्टी का वोट हर हल्के के अंदर 30-33 हजार होता था, तो एंटी पीपल्स पार्टी वोट 50-60 हजार होता था। अब उसके अंदर खातून का वो जो सारा कुछ था वो खत्म हो गया। आज हम 2024 में बैठे हुए हैं। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी की अभी भी यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है? उसकी सिर्फ वजह ये है कि उनका जो परसेप्शन है ना वो बहुत बुरा है। उनका परसेप्शन ये है, अभी आपने कराची से बात शुरू किया, उनका परसेप्शन ये है कि सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है, इंटीरियर सिंध में क्या सूरत हाल है, 15-15 साल जरदारी हुकूमत कर का रहे बैगेज हैं, बहुत है। जो डिलीवरी है जरदारी वो किस तरह है, परसेप्शन। और फिर इनके वालिद साहब की वजह से भी परसेप्शन जो है बहुत बैगेज। ज्यादा। अच्छा, वालिद साहब से ही मैं आपसे सवाल करने लगी थी कि मेरा ना बलूचिस्तान के सहाफियों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि एनए के अंदर नवाज लीग और मौलाना की सीट्स जो हैं वो ज्यादा हैं और पीपल्स पार्टी की इतनी नहीं है। लेकिन सूबाई के अंदर पीपल्स पार्टी को 6-7 सीटें निकालने की वो रखती है सलाहियत, और अगर उन्होंने जो 6-7 सीटें निकाल ली तो फिर जरदारी जो जोड़ तोड़ के माहिर हैं, तो बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत बना सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी अहम बात की आपने शकीला। बलूचिस्तान, आपने मुझे पूछा भी था कि क्यों गए। आपको पता है बलूचिस्तान में हुकूमत किस तरह बनती है, क्या क्या होता है आपके सामने। वो उठा के देख लें, कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि कोई एक पार्टी वहां पे जीती हो और जाके जनाब उसने हुकूमत बना ली हो। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब के जमाने में तय पाया था कि 2.5 साल ये रहेंगे, 2.5 साल सनाउल्लाह ज़हरी फिर रहेंगे, इस तरह का बारियां लगी थी उससे पहले भी। फिर बाद में बाप आ गई। मैं ये बात बलूचिस्तान की हद तक नहीं सिर्फ आपसे इत्तेफाक करता, मैं इससे आगे बढ़ के ये कहता हूँ कि पीपल्स जो पीटीआई का आजाद जो वोटर है वो भी नून लीग के लिए चैलेंज है, और जरदारी साहब जो हैं वो नून लीग के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंज है कि उन्होंने इंटीरियर सिंध में, और सिंध में अगर उन्होंने कुछ सीटें निकाल ली, और इसी तरह उन्होंने साउथ पंजाब में अगर कुछ सीटें निकाल ली, और बलूचिस्तान के अंदर कोई गेम बना ली, वो बहुत बड़ा थ्रेट हो सकते हैं। जिस टाइम मेक और ब्रेक चल रही होती है, सौदेबाजियां चल रही होती हैं, उस वक्त बहुत बड़ा थ्रेट हो सकते हैं वफाक के अंदर भी। ये मैं आपको बता दूं, जो इस टाइम सूरत अच्छा, बनी हुई है। इसी हाँ, इसी से मैं आपको एक और चीज बता दूं कि एक बड़े बाखबर सहाफी हैं जी, खैबर पुख्तूनख्वा के, उन्होंने ये बात कही है कि 16 उम्मीदवार जो पीटीआई के हैं उनकी अंदर खाते परवेज खटक के साथ डील हो गई है कि अगर हम जीते तो हम आपकी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो डीलें चल रही है ना आजाद उम्मीदवारों की, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये थ्रेट बन सकते हैं नवाज लीग के लिए, क्योंकि जरदारी साहब जो हैं उनमें कॉम्प्रोमाइज करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा है, उनको लोगों को खरीदने की एबिलिटी ज्यादा और ओब्लाइज करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा है। अच्छा, ये ना परसेप्शन भी है, और ये था कि जिस तरह उसने मोहन चौधरी ने आगे कहा था, और फैजुल हसन चौहान ने भी कहा था, फिर खुद जहांगीर तरीन ने कहा, बिलावल ने भी कहा कि आजाद उम्मीदवारों ने हमें शोटी दी है। ये मैंने 2-3 बंदों से पूछा जो आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनमें से अक्सर का मानना ये था कि कहते हैं यार हम किसी तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कि हमें हमारे ऊपर ये जो शोटियां देते फिर है ना परवेज खटक वगैरह को भी इवन, वो कहते हैं हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि हमें हमारे ऊपर गिरफ्तार न किया जाए, दबाव न दिया जाए, वो बाद में हम फैसले करेंगे हमने करना, कि एक दफा हमें जीतने दें,
फिर हम फैसले करेंगे और तो उसके बाद ये सारा कुछ होगा जो ये वो आपको भी इसलिए बता रहे हैं कि ताकि तसल्ली रहे, पीटीआई के लोग हमें वोट डाल दे कि हम तो मजबूरी में ये बात कर रहे हैं। ये तो अब इलेक्शन होगा तो उसके बाद हमें सामने आएगा कि क्या सूरत बनती है। चले जी, फिर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।